हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर्स कॉन्सेप्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे फ्लो कंट्रोल। सो व्हाट इज द पर्पस टू यूज अ फ्लो कंट्रोल? सी, व्हेनेवर एनी सेंडर इज सेंडिंग ए डेटा टू द रिसीवर, तो वो जो डेटा है दैट डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम, और उस मीडियम का सम बैंडविड्थ होता है या लाइन रेट होता है। ठीक है, मैक्सिमम उसी स्पीड से सेंडर जो है वो डेटा को सेंड कर सकता है। ओके, जैसे ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम है, दिस सिस्टम इज कनेक्टेड विथ वन लिंक। ओके, और इस लिंक का जो लाइन रेट है वो है x बाइट्स पर सेकेंड। मतलब कि सेंडर जो है x बाइट पर सेकेंड से ज्यादा स्पीड से डेटा नहीं सेंड कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम x बाइट पर सेकेंड से ही डेटा ट्रांसमिट होगा या इससे कम स्पीड से होगा। तो अगर x बाइट पर सेकेंड से डेटा सेंड कर रहा है और रिसीवर अगर वो डेटा रिसीव करता है, देन ही विल पुट ऑल द फ्रेम्स इनसाइड द बफर, और वन बाय वन रिसीवर विल प्रोसेस दिस फ्रेम एंड सेंड टू द अपवर्ड लेयर। अपवर्ड लेयर इसका क्या है? इसका अपवर्ड लेयर है नेटवर्क लेयर, एंड दिस इज डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। तो डेटा लिंक और फिजिकल लेयर में पैकेट जो फ्रेम जो है वो रिसीव होगा रिसीवर एंड पे, और दिस फ्रेम इज प्रोसेस्ड एंड सेंड द पैकेट टू द नेटवर्क लेयर। अगर मान लो कि जिस रेट से सेंडर सेंड कर रहा है फ्रेम, अगर उस रेट से रिसीवर विल नॉट रिसीव द डेटा, देन क्या हो जाएगा? यहां फ्लडिंग हो जाएगा रिसीवर एंड पे। रिसीवर विल नॉट प्रोसेस ऑल डेटा इन द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, तो इस चीज को हैंडल करने के लिए रिसीवर क्या करता है? रिसीवर इंस्ट्रक्ट करता है सेंडर को कि यू जस्ट स्टॉप द सेंडिंग, आफ्टर आई प्रोसेस द डेटा देन यू कैन स्टार्ट टू सेंड। तो इस तरह से रिसीवर जो है वो कंट्रोल करता है अपने एंड पे जो फ्लो हो रहा है, फ्लडिंग हो रहा है उसको। ठीक है, तो टू प्रिवेंट द सेंडर फ्रॉम फ्लडिंग द रिसीवर विद फ्रेम्स फास्टर देन द रिसीवर्स प्रोसेसिंग स्पीड। अगर रिसीवर के प्रोसेसिंग स्पीड से ज्यादा स्पीड से अगर डेटा रिसीव हो रहा है, सेंडर उससे ज्यादा स्पीड से अगर डेटा सेंड कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा? फ्लडिंग होगा। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए हम फ्लो कंट्रोल का यूज करते हैं। ठीक है, अब जो है चैनल जो है दो तरह के होते हैं, एक आइडियल हो सकते हैं, एक नॉन आइडियल हो सकते हैं। नॉन आइडियल मीन्स जहां पे एरर हो, जहां पे कोई भी डेटा हम सेंड करें तो वो करप्ट होने के चांसेस ज्यादा हो। ठीक है, और आइडियल होता है कि आप जो डेटा सेंड करो दैट डेटा विल बी रिसीव्ड एट द रिसीवर एंड। तो उस केस में क्या होगा कि रिसीवर के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ बफर होगा, और जो भी डेटा रिसीव हो रहा है वो डेटा बफर में स्टोर हो जाएगा, और वन बाय वन रिसीवर जो है वो उस डेटा को प्रोसेस करेगा। तो दिस इज द आइडियल सिचुएशन जब हमारा चैनल जो एरर फ्री है। तो दिस इज नॉट फिजिबल, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ बफर वी कैन नॉट मैनेज इनसाइड द रिसीवर एंड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इस फ्लो कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, इस फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, कि अगर रिसीवर सेंडर को एक फीडबैक सेंड करे कि यू जस्ट स्टॉप द सेंडिंग पैकेट, तो ये केस जो है इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो सेंडर सेंड्स वन फ्रेम एंड वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट बिफोर प्रोसीडिंग आर कॉल्ड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। और ये जो मेथड है इसको हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। ओके, और सपोज द चैनल इज नॉइजी। अगर चैनल नॉइजी हो, चैनल नॉइजी करने का मतलब है कि फ्रेम्स में बी इधर डैमेज्ड और लॉस्ट कंप्लीटली। ठीक है, अगर फ्रेम जो भी सेंडर सेंड किया है अगर लॉस्ट हो गया, वो रिसीवर तक रीच किया ही नहीं, ठीक है, या डैमेज्ड हो गया। डैमेज होने का मतलब उसका जो बिट है वो चेंज हो गया उसका इन द ट्रांसमिशन पाथ, और जब रिसीवर एंड पे आया तो रिसीवर विल चेक दैट मैसेज, दैट डैमेज्ड मैसेज, एंड वो जो डैमेज मैसेज जब रिसीवर एंड पे आता है तो हम क्या करते हैं? वी विल कैलकुलेट checksum and identify whether this packet is damaged or not damaged. Then that packet is not sent to the network layer, right? क्योंकि वो पैकेट डैमेज पैकेट को ये डेटा लिंक लेयर प्रोसेस नहीं करेगा, और प्रोसेस नहीं करेगा तो
क्या होगा कि वो सेंडर को दोबारा से फीडबैक सेंड नहीं करेगा, ठीक है। और अगर पैकेट मेरा लॉस्ट हो गया उस केस में भी सेंडर कैन डोंट नो कि उसका डेटा रिसीव हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो दोनों केस है डैमेज्ड और लॉस्ट, इन दोनों केस में रिसीवर सेंडर को इन्फॉर्म नहीं करता है कि योर पैकेट इज डैमेज्ड और योर पैकेट इज लॉस्ट, योर फ्रेम इज लॉस्ट, देन हाउ सेंडर विल अंडरस्टैंड। सो इन दैट केस यूज अ टाइमर। सेंडर एंड पे हम एक टाइमर यूज करते हैं कि जब भी सेंडर स्टार्ट करता है फ्रेम को सेंड करने के लिए, ठीक है। जैसे मेरा ये सेंडर है ये और इस साइड रिसीवर है, ठीक है। जैसे ही ये इस फ्रेम को सेंडर सेंड करेगा, ठीक है, देन यहां पे मेरा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ये डैमेज्ड पैकेट रहा देन, और उस टाइमर के एक्सपायर होने पे अगर इसको फीडबैक रिसीव नहीं हुआ रिसीवर एंड से, देन sender will again send the packet. This is the reason we have added a timer at the sender side, ठीक है, ओके। और सेकेंड पॉइंट है डुप्लीकेट फ्रेम का प्रॉब्लम। डुप्लीकेट का फ्रेम का प्रॉब्लम कब आएगा? सी कि जब सेंडर पैकेट सेंड करेगा और मान लो वो पैकेट जो है वो सही है, ठीक है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। सो इन दैट केस रिसीवर विल रिसीव दैट पैकेट, प्रोसेस दैट फ्रेम और सेंड टू द नेटवर्क लेयर, और उसके बाद ये एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। मान लो एक्नॉलेजमेंट इज द कंट्रोल फ्रेम, इट कैन बी लॉस्ट ऑल्सो, ठीक है। जिस तरह से मेरा डेटा फ्रेम लॉस्ट होता है वैसे ही मेरा कंट्रोल फ्रेम भी लॉस हो सकता है। उस केस में अगर लॉस हो गया तो उस केस में क्या होगा, सेंडर का के एंड पे जो टाइमर है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो एक्सपायर होने के बाद उसको लगेगा कि मेरा डेटा जो है लॉस्ट हो गया है। तो उस केस में क्या होगा कि सेंडर विल रीसेंड सेम पैकेट, सेम फ्रेम, और ये सेम फ्रेम जो है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे रिसीव हो चुका है, तो यहाँ पे हमने डुप्लीकेट डेटा सेंड कर दिया है रिसीवर एंड पे, राइट। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए we have to use sequence number. So sequence number is added to the header of the frame to identify the duplicate frame, ठीक है। और जो मेरा सीक्वेंस नंबर होगा दैट इज इंक्रीमेंटेड बाय मॉडुलो 2। वी विल यूज 1 बिट सीक्वेंस नंबर, इन दिस केस इधर 0 और 1, ठीक है। जैसे अगर मेरा सेंडर एंड है ये एंड दिस इज रिसीवर एंड, सेंडर विल सेंड अ फ्रेम, और मान लो इसका जो सीक्वेंस नंबर है 0 है, ठीक है। नाउ रिसीवर विल सेंड एक्नॉलेजमेंट फॉर दिस, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, इसका मतलब है कि ही इज एक्सपेक्टिंग 1 सीक्वेंस नंबर, देन 1 विल रिसीव। Now he will send acknowledgement 0. Now he is expecting 0. अगर इसमें से फ्रेम 0 लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, तो he will send ack 0 acknowledgement because he has still not received frame 0, ठीक है। या यहाँ फ्रेम 1 रिसीव हुआ, अगर फ्रेम 1 किसी रीजन से लॉस्ट हो जाता है तो उस केस में ही विल सेंड एक्नॉलेजमेंट 1 बिकॉज ही हैज नॉट रिसीव, बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रेम 1। चलो इस डायग्राम से इसको देखते हैं। सी स्टॉप एंड वेट, सेंडर कीप्स ए कॉपी ऑफ द लास्ट फ्रेम अंटिल इट रिसीव्स एन एक्ट। जब तक कि उसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो जाता है तब तक जो है वो एक कॉपी रखता है जो भी लास्ट फ्रेम उसने सेंड किया। जैसे यहां हमारा टाइमर स्टार्ट हुआ, दिस इज माय फ्रेम 0, फ्रेम 0, दिस सेंडर हैज सेंड फ्रेम 0
दिस इज सेंडर एंड दिस इज रिसीवर, ठीक है। तो फ्रेम 0 रिसीव हुआ और इसने एक बैकअप में फ्रेम 0 सेंडर अपने एंड पे स्टोर करके रखा है, और जब एक्नॉलेजमेंट आएगा रिसीवर एंड से, मींस एक्नॉलेजमेंट का मतलब ही इज एक्सपेक्टिंग सीक्वेंस नंबर 1, देन अगेन टाइमर स्टार्ट एंड फ्रेम 1 विल बी रिसीव्ड हियर, और नाउ रिसीवर व्हाट एक्सपेक्टिंग 0, क्योंकि 1 जैसे ही देखेगा अब उसको 0 चाहिए, फिर 0 आ गया तो फिर 1 चाहिए। इन दैट केस वी कैन ट्रांसमिट फ्रेम एंड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। और अगर मेरा टाइमर का एग्जीक्यूशन अगर यहां तक भी फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया, स्टिल माय टाइमर इज रनिंग, मान लो यहां तक टाइमर अगर रन करता है, तो इन दैट केस व्हाट सेंडर विल डू, सेंडर विल रीसेट द टाइमर एंड रीसेंड दैट दिस फ्रेम, ठीक है। सो बोथ डेटा फ्रेम्स एंड एग फ्रेम्स आर नंबर्ड अल्टरनेटिवली 0 एंड 1। या हम देख रहे हैं अल्टरनेटिवली हमें 0 और 1 सेंड करना है, अगर अल्टरनेटिवली नहीं होगा तो इस केस में डुप्लीकेट फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस 0 सेंड कर देंगे तो डुप्लीकेट फ्रेम हो जाएगा, या कंटिन्यूअस 1 फ्रेम भेज देंगे तो डुप्लीकेट फ्रेम हो जाएगा। सेंडर स्टार्ट्स अ टाइमर व्हेन इट सेंड्स अ फ्रेम, इफ एन एक्ट इज नॉट रिसीव्ड विद इन एलोकेटेड टाइम पीरियड, द सेंडर एज्यूम्स दैट द फ्रेम वाज लॉस्ट और डैमेज्ड एंड रीसेंडेड, ठीक है। अगर मेरा टाइमर जो इसका ड्यूरेशन गिवन है, अगर उस ड्यूरेशन के अंदर अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, देन सेंडर विल थिंक देयर फ्रेम इज लॉस्ट, और लॉस्ट अगर हो जाएगा उस केस में ही विल रीसेंड द पैकेट बिकॉज ही हैज नॉट रिसीव्ड एनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसका टाइमर एक्सपायर हो गया, क्योंकि ये टाइमर के ही हेल्प से एज्यूम करेगा कि उसका पैकेट जो है रिसीवर को रिसीव हुआ या नहीं हुआ। अगर टाइमर ही एक्सपायर हो गया, इसका मतलब है कि विद इन उस टाइमर एक्नॉलेजमेंट उसको रिसीव नहीं हुआ है, तो एक्नॉलेज रिसीव अगर नहीं हुआ है तो वो फिर से वो सेंड करेगा डेटा। सो रिसीवर सेंड ओनली पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। देन एक्नॉलेजमेंट ऑलवेज डिफाइन द नंबर ऑफ द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम। हाँ, एक्नॉलेजमेंट जो है वो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम के लिए ही रिक्वेस्ट करेगा। जैसे फ्रेम 0 इसने भेजा तो इसने एक्सपेक्ट किया एक्नॉलेजमेंट 1, देन ही हैज सेंड फ्रेम 1, देन अगेन ही इज एक्सपेक्टिंग एक्नॉलेजमेंट 0। तो इस तरह से स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। ये मेथड है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल को यूज करने का। और सेकंड पॉइंट है कि हम अब देखेंगे स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल विथ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। उसमें क्या होता है कि जब भी सेंडर कोई भी डेटा सेंड करेगा, देन ही इज एक्सपेक्टिंग सम पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, a protocol in which sender wait for positive acknowledgement from receiver before advancing to the next data item are often called ARQ. Basically this ARQ is used for noisy channel. noisy channel में इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्रोटोकॉल जो है वो वेट करता है किसी पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट का, ठीक है, तो ही वो नेक्स्ट पैकेट भेजेगा। दैट्स व्हाई we call automatic repeat request. When the timer is expired at the sender before receiving ACK, another copy of frame 1 is sent. See, अब हम इस डायग्राम को समझते हैं कि जैसे ही सेंडर जो है फ्रेम 0 सेंड किया रिसीवर एंड को, ठीक है, फ्रेम 0 रिसीव हुआ रिसीवर एंड के पास, देन रिसीवर इज एक्सपेक्टिंग एक्नॉलेजमेंट फ्रेम नंबर 1, तो ही इज सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट 1। सो यहाँ पे जैसे रिसीव हुआ, देन अगेन टाइमर विल स्टार्ट, ही विल सेंड, सेंडर विल सेंड फ्रेम 1। अब मान लो इस मीडियम में मेरा फ्रेम लॉस्ट हो गया, ठीक है, फ्रेम लॉस्ट हो गया, बट सेंडर डोंट नो कि वो लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ क्या है कि टाइमर जो मेरा एग्जीक्यूशन फेज में था, देन यहाँ पे टाइमर एक्सपायर हो गया, बट ही हैज नॉट रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर एंड। तो उस केस में क्या होगा कि टाइमर अगेन स्टार्ट, और वो सेम फ्रेम जो उससे पहले जो भेजा था, दैट फ्रेम 1 इज सेंड टू द रिसीवर एंड, बट व्हाट रिसीवर इज एक्सपेक्टिंग,
receiver is expecting frame 1. Okay, receiver is because frame 1 is lost, so sender will send frame 1. Finally, when receiver receive the frame 1, then he will send acknowledgement 0. he is expecting 0 sequence number, or sender again acknowledge frame number 0 send कर देगा. So when the timer is expired at the sender side before receiving ACK, another copy of frame 1 is sent. In this way, this is the stop and wait ARQ when frame is lost. इस केस में क्या सिनारियो होगा, you can see here. सेकेंड सिनारियो है लॉस्ट ACK फ्रेम. अगर मेरा ACK फ्रेम लॉस्ट हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, when ACK is lost and the timer is expired at the sender side, then sender retransmits frame 1. See, this is sender and this is receiver. यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हुआ, सेंडर ने फ्रेम 0 सीक्वेंस नंबर सेंड किया रिसीवर को. रिसीवर इज एक्सपेक्टिंग फ्रेम नंबर 1, सो रिसीवर विल सेंड एक्नॉलेजमेंट 1. जैसे ये रिसीव हुआ एक्नॉलेजमेंट, टाइमर स्टार्ट हो गया, देन सेंडर विल सेंड फ्रेम 1. ठीक है, अब यहाँ रिसीवर जो है एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, मीन्स एक्सपेक्टिंग व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग 0 सीक्वेंस नंबर, बट ये सीक्वेंस नंबर लॉस हो जाता है. ठीक है, लॉस हो जाता है तो यहाँ पे क्या है कि टाइमर एक्सपायर हो गया. टाइमर एक्सपायर हो गया तो सेंडर को लग रहा है कि मेरा जो फ्रेम है वो डैमेज हो गया होगा या लॉस्ट हो गया होगा, और रिसीवर ने रिसीव नहीं किया होगा. बट हमारा फ्रेम जो है ऑलरेडी रिसीवर ने रिसीव कर लिया है, और ही हैज ऑलरेडी सेंट एक्नॉलेजमेंट ऑल्सो, और ये फ्रेम जो है वो प्रोसेस भी हो चुका है. ठीक है, क्योंकि आफ्टर प्रोसेसिंग, आफ्टर सेंडिंग द फ्रेम टू द नेटवर्क लेयर, उसके बाद ही हम ये जो रिसीवर है वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है. तो दिस फ्रेम इज ऑलरेडी प्रोसेस्ड एंड सेंड द पैकेट टू द नेटवर्क लेयर. बट ये एक्नॉलेजमेंट 0 जो है वो लॉस्ट होने की वजह से सेंडर को पता नहीं है कि फ्रेम 1 जो है वो रिसीवर एंड पे रिसीव हुआ है कि नहीं, क्योंकि टाइमर एक्सपायर हो चुका है. देन टाइमर इज स्टार्ट अगेन, ही विल सेंड फ्रेम 1 अगेन. तो इसका मतलब ये जो है डुप्लीकेट फ्रेम है. बट व्हाट रिसीवर एक्सपेक्टिंग, receiver is expecting frame 0. okay, so this frame 1 is discarded, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट प्रॉब्लम हो जाएगी. डुप्लीकेट फ्रेम हम सेंड कर रहे हैं, तो दैट फ्रेम इज डिस्कार्डेड. ही विल नॉट सेंड डुप्लीकेट पैकेट टू द नेटवर्क लेयर. ठीक है, तो ये डिस्कार्ड कर देगा, और जो एक्सपेक्ट कर रहा है एक्नॉलेज 0 सीक्वेंस नंबर, दैट 0 सीक्वेंस नंबर इज सेंड टू द सेंडर. तो यहाँ पे फ्रेम जो है 0 सीक्वेंस नंबर सेंड करेगा, मीन दिस सेंडर विल सेंड फ्रेम 0. वेल, हमने देखा कि एट ए टाइम हम सिर्फ एक फ्रेम सेंड कर रहे हैं उस सेंडर और रिसीवर के बीच, और जब रिसीवर एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देता है उसके बाद ही हम नेक्स्ट फ्रेम सेंड करते हैं. ठीक है, जैसे मेरा सिस्टम है, this computer system is connected with a link. सबसे पहले इसने एक फ्रेम सेंड किया इस लिंक पे. ठीक है, जब ये लिंक रिसीव हुआ जब ये रिसीवर रिसीव किया उस फ्रेम को, देन ही विल सेंड एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, और उसके बाद ही ये दोबारा से दूसरा फ्रेम सेंड किया. तो हमें क्या देख रहे हैं कि हमारा लिंक का जो यूटिलाइजेशन है, ये जो चैनल है, ये जो लिंक है, ये लिंक फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा है. ठीक है, इस स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा लिंक यूटिलाइजेशन क्या है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के केस में. सी, जो भी सेंडर सेंड करता है डेटा, तो उसका एक ट्रांसमिशन टाइम होता है. ट्रांसमिशन टाइम को हम डिनोट करते हैं मान लो टीटी से. ट्रांसमिशन टाइम क्या है कि दिस इज माय सेंडर, दिस सेंडर इज सेंडिंग डेटा,
और ये सेंडर जो फ्रेम का लेंथ होगा उस पर डिपेंड करता है कि इसको कितना टाइम लगेगा। ट्रांसमिशन टाइम बेसिकली डिले होता है कि किसी भी पर्टिकुलर फ्रेम को किसी भी चैनल पे सेंड करने में जितना टाइम लगता है। जैसे इसमें नंबर ऑफ बिट्स होंगे इस फ्रेम में, ठीक है, और टोटल फ्रेम को अगर इस लिंक पे सेंड करने में, लिंक पे रखने में जितना टाइम लगेगा, मीन्स जितना फ्रेम का लेंथ जितना ज्यादा होगा इस फ्रेम को उतना ज्यादा टाइम लगेगा इस लिंक पे डिपॉजिट करने में, ठीक है। तो जो भी डिले लगता है, मीन्स इस सेंडर को जितना टाइम लगता है इस पर्टिकुलर फ्रेम को इस मीडियम पे रखने में, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। और ये ट्रांसमिशन टाइम है, या इसको हम डिले भी कह सकते हैं, ट्रांसमिशन डिले। देन सेकंड है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन डिले, इसको हम मानते हैं टीपी। तो अब हमें पता करना होगा कि क्या टाइम लग रहा है, लिंक का क्या यूटिलाइजेशन है, ठीक है। तो किसी भी फ्रेम को, वन फ्रेम को रिसीवर तक सेंड करने में और फिर नेक्स्ट फ्रेम को सेंड करने के बीच कितना टाइम लगा। सबसे पहले जो टोटल टाइम लगता है वो क्या होगा, एक तो लगेगा ट्रांसमिशन टाइम टीटी, ठीक है। ये किसकी वजह से, ये है डेटा की वजह से, राइट। टीटी डेटा का ट्रांसमिशन टाइम। सेकंड है प्रोपेगेशन डिले। प्रोपेगेशन डिले हम जानते हैं कि जितना टाइम लगता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, दैट इज प्रोपेगेशन डिले। तो यहां से यहां तक जाने में टीपी टाइम लगा, और रिसीवर विल सेंड एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर, तो वो भी सेम डिस्टेंस कवर करेगा यहां से यहां तक। तो इसका मतलब 2 × टीपी टाइम लगा, ठीक है। और थर्ड है कि यहां भी रिसीवर के एंड पे भी इसे एक्नॉलेजमेंट सेंड करना है, तो एक्नॉलेजमेंट का भी कुछ सर्टेन लेंथ होगा, ओके। तो उसको हम इसके लिए हमें ट्रांसमिशन टाइम कंसीडर करना होगा। तो ट्रांसमिशन टाइम फॉर एग, क्योंकि एग को अगर इस रिसीवर को सेंड करना है तो सम बाइट लेंथ का होगा ये, इसे भी इस लिंक पे डिपॉजिट करना होगा। तो उस केस में भी इसको इतना टाइम लगेगा, बट वी नेग्लेक्ट दिस पार्ट, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट का जो लेंथ होता है काफ़ी कम होता है और ट्रांसमिशन टाइम टोटली डिपेंड ऑन फ्रेम लेंथ एंड बैंडविड्थ। तो अगर इसको हम इग्नोर कर दें तो उस केस में जो मेरा टोटल टाइम है वो है टीटी डेटा प्लस 2 × प्रोपेगेशन डिले। ये मेरा टोटल टाइम है, ठीक है। तो अगर हम लिंक यूटिलाइजेशन की बात करें या एफिशिएंसी की बात करें, तो एफिशिएंसी क्या होता है, किसी भी अगर हमको एफिशिएंसी कंप्यूट करना है तो, या इसको हम लिंक यूटिलाइजेशन भी कह सकते हैं। लिंक यूटिलाइजेशन, लिंक यूटिलाइजेशन, लिंक यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है, यूज्ड टाइम, जितना टाइम सेंडर ने यूज किया दैट टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। सेंडर ने कितना टाइम यूज किया है, सेंडर ने सिर्फ ट्रांसमिशन टाइम के लिए ही जिम्मेदार है, दैट्स इट। और टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम लगा इसको टीटी डेटा और प्लस 2 × टीपी, राइट। तो अगर हम टीटी डेटा को नीचे ले आए तो क्या होगा, 1 + 2 टीपी डिवाइडेड बाय टीटी ऑफ डेटा, और एंड एज्यूम टीपी बाय टीटी इक्वल्स टू ए, देन 1 + 2a।
दिस इज अ लिंक यूटिलाइजेशन, ओके। तो और ये लिंक यूटिलाइजेशन टोटली डिपेंड करता है ए पे, ए के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि लिंक यूटिलाइजेशन मेरा कितना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, ओके। तो इस मेथड से हम लिंक यूटिलाइजेशन कंप्यूट कर सकते हैं स्टॉप एंड वेट के केस में, राइट। सो हम देख रहे हैं कि यहाँ डिसएडवांटेज क्या है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का। देयर इज ओनली वन फ्रेम कैन बी सेंट एट ए टाइम, सिर्फ हम एक ही फ्रेम सेंड कर सकते हैं। सो देयर इज नो सफिशिएंट यूज ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम मेरा जितना लंबा होगा, जितना लॉन्गर होगा, मेरा जो है जो इसका जो यूटिलाइजेशन है मीडियम का वो सफिशिएंट नहीं होगा। अगर मेरा लिंक भी लॉन्गर है और मेरा ट्रांसमिशन रेट भी हायर है, बैंडविड्थ ज़्यादा है और मेरा लिंक जो है लॉन्गर लेंथ का है, उस केस में अभी हम अगर स्टॉप एंड वेट यूज करते हैं तो एट ए टाइम हम वन फ्रेम ही सेंड कर पा रहे हैं। तो जो होल मीडियम जो है उसका जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। सो टू इम्प्रूव एफिशिएंसी मल्टीपल फ्रेम शुड बी इन ट्रांजिशन व्हाइल वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। तो ये जो केस है ये पाइपलाइनिंग का केस है कि अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने से पहले हम मल्टीपल फ्रेम सेंड कर सकें। तो ये हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में कि हम इस मेथड को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सो टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी टू प्रोटोकॉल्स आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट। सी, अगर हम एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने से पहले हम मल्टीपल अगर फ्रेम सेंड कर दें तो वो जो मेरा जो बीच का जो आइडल टाइम है वो यूज में हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा, और यूटिलाइज हो जाएगा तो हमारा जो एफिशिएंसी है that will be increased. So there are two protocols we will see in the next session, go back and ARQ and selective repeat ARQ, ठीक है, okay. So now we will see one exercise stop and wait से related. So a channel has bit rate of 4 kbps and propagation delay is given as 20 millisecond. What should be the frame size does stop and wait give an efficiency of at least 50%. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी कम से कम 50% होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 50%। एफिशिएंसी शुड बी ग्रेटर देन 50%, 50/100, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैंडविड्थ है, बिट रेट है या ट्रांसमिशन रेट है, वो क्या है, ट्रांसमिशन रेट गिवन है 4 kbps, ठीक है, एंड प्रोपेगेशन डिले क्या गिवन है, प्रोपेगेशन डिले गिवन है 20 मिलीसेकेंड। So what should be the frame size does stop and wait give an efficiency of at least 50%? We know that efficiency equals to क्या है, 1/1 plus 2a and it should be greater than 1/2, right? Now 2 greater than 1 plus 2a and 2a is less than 1, ठीक है, और 2 into a इक्वल्स टू क्या है, TP/TT, हमने यही एज्यूम किया था ना, लेस देन 1। प्रोपेगेशन डिले मेरा गिवन है और 2 multiplied by TP इक्वल्स टू ट्रांसमिशन टाइम, देन 2 multiplied by TP, ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, फ्रेम लेंथ लेस देन फ्रेम लेंथ डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन रेट, तो प्रोपेगेशन डिले क्या गिवन है, प्रोपेगेशन डिले गिवन है 20 मिलीसेकेंड, तो 2 into 20 मिलीसेकेंड लेस देन फ्रेम लेंथ वी नीड टू कंप्यूट, फ्रेम लेंथ मान लो f है, और ट्रांसमिशन रेट क्या गिवन है, ट्रांसमिशन रेट गिवन है 4 kbps, 4 kbps
PS। तो 2 × 20 मिली सेकेंड को हम लिख देंगे 10⁻³ ये हो गया सेकेंड। देन 4 × 10⁻³ ओके, इतना बिट पर सेकेंड ओके। दिस इज लेस देन फ्रेम। सो फ्रेम लेंथ शुड बी ग्रेटर देन, दिस इज 10⁻³ 10⁻³ ये कट जाएगा। देन 2 × 20 × 4, इसका मतलब फ्रेम लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 160 बिट। सो फ्रेम लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 160 bit. So a channel has bit rate 4 kbps and a propagation delay 20 millisecond. What should be the frame size? Does stop and wait given efficiency of at least 50%? तो 160 बिट मिनिमम फ्रेम साइज होना चाहिए, ठीक है। Okay. Now we will see second example. This example I have taken from GATE previous year GATE question. ये 2023 में आया था 1 marks में. So suppose two hosts are connected by a point-to-point link and they are configured to use stop and wait protocol for reliable data transfer. So identify in which one of the following scenarios the utilization of the link is the lowest. Utilization of the link utilization हम जानते हैं क्या होता है। यूटिलाइजेशन, लिंक यूटिलाइजेशन शुड बी, लिंक यूटिलाइजेशन इक्वल्स टू है 1/1 + 2a, ठीक है। सो आइडेंटिफाई इन विच वन द फॉलोइंग सिनेरियो यूटिलाइजेशन ऑफ द लिंक इज लोएस्ट। तो यूटिलाइजेशन ऑफ द लिंक इज लोएस्ट मतलब लिंक यूटिलाइजेशन अगर लोअर करना है, इसका मतलब मुझे डिनोमिनेटर को स्मॉलर करना है, राइट ओके। और हम जानते हैं कि हम यूज कर रहे हैं स्टॉप एंड वेट, ठीक है, और एट ए टाइम हम सिर्फ 1 फ्रेम ही सेंड कर सकते हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर लॉन्गर लेंथ होगा तो हम सफिशिएंटली हम उस होल मीडियम का यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमारा लॉन्गर लेंथ जो है वो तो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये जो CD ऑप्शन है दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इन दोनों केस में क्या है, शॉर्टर लेंथ दिया है। क्योंकि अगर लिंक यूटिलाइजेशन अगर लेस होना है, जितना हमारे पास एग्जिस्ट करता है, जितना हमारे पास रिसोर्स है उसको हम फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्टॉप एंड वेट में सिर्फ हम एक ही फ्रेम सेंड कर पा रहे हैं। और क्योंकि उस केस में क्या होगा कि हमारा लिंक पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। तो पहला केस जो है लॉन्गर लिंक लेंथ तो होगा ही। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि लोअर ट्रांसमिशन रेट होगा कि हायर ट्रांसमिशन रेट होगा। ट्रांसमिशन रेट क्या होता है, एक लाइन रेट होता है, ठीक है। उसको हम सिमुलेट करते हैं बैंडविड्थ से। जो भी बैंडविड्थ है दैट विल बी कंसीडर्ड एज ट्रांसमिशन रेट और लाइन रेट, ठीक है। तो अगर मेरा हायर ट्रांसमिशन रेट होगा, ठीक है, स्टॉप एंड वेट के केस में अगर मेरा हायर ट्रांसमिशन रेट होगा, बैंडविड्थ मेरे पास गिवन है जो कि काफी ज्यादा है, मैक्सिमम है, स्टिल वी आर एबल टू सेंड ओनली 1 फ्रेम। तो मेरा उस केस में भी मेरा जो लिंक जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज वी आर वेस्टिंग, ठीक है। तो अगर हम इसको एग्जांपल से समझें कि 1 इस फॉर्मूला से 2 × प्रोपेगेशन डिले डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन टाइम। प्रोपेगेशन डिले टोटली डिपेंड करता है आपके लिंक के लेंथ पे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि TP क्या है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, और 1/1 + TP, और TT क्या होता है, फ्रेम लेंथ इनटू बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इज इक्विवेलेंट एज ट्रांसमिशन रेट, ठीक है। तो यहां पे अगर मेरा प्रोपेगेशन डिले हायर होता है और बैंडविड्थ हायर होता है तो मेरा लिंक यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा इन द केस ऑफ स्टॉप एंड वेट, ठीक है। तो जितना ज्यादा होगा ये दोनों, मेरा लिंक का यूटिलाइजेशन उतना डिग्रेड करता जाएगा। तो बी ऑप्शन, लॉन्गर लिंक लेंथ एंड हायर ट्रांसमिशन रेट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल देखा, काफ़ी शॉर्ट में हमने काफ़ी चीज़ें इसको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है आज के लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल देखेंगे, जिसमें हम दोनों प्रोटोकॉल को डिस्कस करेंगे, गो बैक एंड प्रोटोकॉल को और सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल को, और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि गेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टॉप इट। थैंक यू।